उठो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये क्लास चल रही है आपकी बिहार पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। जो भी बच्चे इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, इस क्लास को अच्छे से करना है, साथ में आप पेन पेपर लेकर जरूर बैठें। जो कुछ भी नया आपको क्लास में मिले उसे आप नोट डाउन भी जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में जो राजस्थान है उनमें यहां से कौन सी धातु है जो हड़प्पा वासियों को प्राप्त हुई थी। लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर या कैल्शियम। विच मेटल वाज रिसीव्ड बाय द हड़प्पन्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि कॉपर। क्या प्राप्त हुई? प्राप्त हुआ है कॉपर, यानी कि तांबा। ये याद रखिएगा, कॉपर या तांबा, ठीक है। आगे, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में एक महाजनपद फिल इन द ब्लैंक से होकर बहती थी। वो महाजनपद कौन सा है जहां से गंगा और सोन जैसी दो नदियां होकर बहती थी? कंबोज, कौशल, मगध और मचचा। रिवर लाइक गंगा एंड सोन यूज्ड टू फ्लो थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स आ महाजनपदा ऑफ एंशिएंट इंडिया। कहां से ये बहती थी? तो याद रखिएगा, ये बहती थी मगध से। मगध जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पहले इसकी राजधानी थी राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, राजगृह। इसकी जगह गिरिब्रज भी लिखा मिले, राजगृह या राजगीर, है ना, या गिरिब्रज, ये सभी एक ही हैं। तो ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र जो राजधानी है ये बनाई थी उदयन ने। किसने? उदयन ने जो है ये राजधानी बनाई है, उदयन, ठीक। उदयन कौन है? वो जो अजात शत्रु का पुत्र था। अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन? उदयन, ठीक। इसने ही जो है पाटलिपुत्र जो है इसे पहली बार राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता है? गुप्त काल के सिक्कों को किस नाम से बुलाते हैं? रूपक, टका, द्रम और आपका दिनार, है ना। किस नाम से जो है बुलाया जाता था गुप्त काल के जो सिक्के थे उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो याद रखिएगा, जो सोने के सिक्के थे गुप्त काल में उन्हें कहा जाता था क्या? उन्हें कहा जाता था दीनार। क्या बोलते थे? उन्हें बोलते थे दीनार, ये याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा, जो गुप्त काल है इसका संस्थापक है श्रीगुप्त, ठीक। पहला स्वतंत्र शासक और प्रतापी शासक हुआ है श्रीगुप्त, ये याद रखिएगा। श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम यही इसका पहला स्वतंत्र शासक था, ये याद रखिएगा। इसका पुत्र हुआ है समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। रूपक चांदी के सिक्के को कहते थे। जो चांदी का सिक्का होता था उसे रूपक बोलते थे। क्या बोलते थे? रूपक बोलते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे,
फिल इन द ब्लैंक्स पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला था। पहला मुस्लिम शासक जिसका जो साम्राज्य है वो चरम दक्षिण तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन बलबन और फिरोज शाह तुगलक। फिल इन द ब्लैंक्स बाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर एक्सटेंडेड एट मोस्ट ऑल ओवर इंडिया अप टू द एक्सट्रीम साउथ। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन बलबन और फिरोज शाह तुगलक। किसका फैला था? तो याद रखिएगा ये फैला था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन ने जो दक्षिण है, दक्षिण में या दक्षिण विजय का के लिए जिस सेनापति को चुना था उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? उसका नाम था मलिक काफूर। ये याद रखिएगा, जो मलिक काफूर है याद रखिएगा इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्या कहते थे? इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ सही है। दक्षिण के किस शासक, क्या नाम था उसका, रामदेव करके नाम था, ऐसा कुछ नाम था, उसे जो है इसने पराजित किया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था? है ना, पूछ रहा है। जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, मोरक्को या इसकी जगह लिख के आ जाता है मूर देश। क्या हो जाएगा? इसके लिए लिख के आ जाता है मूर देश कई जगह। तो मोरक्को या जो मूर देश है इसका जो निवासी था इब्न बतूता, ये भारत किसके शासनकाल में आया था? फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन हुज रेन डिड द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता केम टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसे पागल बादशाह या पागल बादशाह या रक्त पिपासु ये कहा जाता है। ये याद रखिएगा। याद रखिएगा इसने जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी थी रातों रात। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सांकेतिक सिक्के चलाने वाला व्यक्ति यही था। सांकेतिक सिक्के चलाने वाला व्यक्ति यही था। ये आपको याद रखना है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इब्न बतूता किताब उल रेहला में इसका जिक्र है। किताब उल रेहला जो है इसमें इसका जिक्र है। याद रखिएगा जो इब्न बतूता है इसे दिल्ली का काजी बनाया था। इसने क्या किया था? दिल्ली का काजी इसे बनाया था। तो ये याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा इसने कुतुब मीनार जो है इसकी 5वां तल या 5वीं मंजिल इसने बनवाई थी। ये याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखिएगा इसने दीवान ए कोही कृषि विभाग, दीवान ए कोही कृषि विभाग बनाया था। ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर था। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें तो मुगल शासन जो है, मुगल साम्राज्य जो है अपने इनमें से किसकी दृष्टि में चरम सीमा पर था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। इन टर्म ऑफ एरिया द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। किसके समय में? तो याद रखिएगा औरंगजेब के समय में। औरंगजेब 1658 को गद्दी पर बैठा था और 1707 को इसकी मृत्यु हो गई थी। ये याद रखिएगा। इसी की नीतियों की वजह से जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है। ये याद रखिएगा। याद रखिएगा इसे जो है जिंदा पीर कहा जाता है। क्या है? जिंदा पीर इसे कहते हैं। ये आपको याद रखना है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम में बदलना इसका घोषित उद्देश्य था। मतलब गैर मुस्लिमों को देश को मुस्लिम देश बनाना इसका घोषित उद्देश्य था। ये याद रखिएगा, ठीक है। साथ में आपको एक चीज और याद रखिएगा, है ना, इसी के बारे में बोलिए। इसने जजिया कर पुनः लगाया था। इसने दोबारा से जजिया कर लगाया था। ये याद रखिएगा। आगे, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? इनमें से कौन सा राज्य है जिस पर अहोम वंश का शासन था? कर्नाटक, असम, राजस्थान, उड़ीसा। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी? अहोम डायनेस्टी ने राज्य किया है असम पर। असम को पहले कहा जाता था कामरूप, है ना। लगभग 500 सालों तक अहोम डायनेस्टी का इस पर राज रहा है। ये याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने लगभग 17 बार
जो है लगभग 17 या 15 या 17 बार इन्होंने मुगलों को हराया था, ये याद रखिएगा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार, इस क्षेत्र में जो वंश रहा है वो है पाल वंश, है ना, जिसका संस्थापक था गोपाल, और 750 ईस्वी में इसने इस वंश की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड बेबेल, सर पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946? कौन इसका जो हिस्सा है वो नहीं था? इनमें से कौन उसका हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड बेबेल उसका हिस्सा नहीं था, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर उसका हिस्सा था। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1813। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा है जो जाना जाता है? यह हो जाएगा आपका बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसकी एक तरह से कहें तो वो कहते हैं ना स्क्रूटनाइज करना, परीक्षण करने के लिए, या फिर इसको एक तरह से ना कहते हैं ना कि सुधार करने के लिए, या इसमें क्या खामियां हैं, या इसको आधार बना के आगे भारत में कौन जो सरकार है वो क्या कर सकती है, इसको लेके जो है इसे स्क्रूटनाइज करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। क्या हुआ था? साइमन कमीशन का इसमें गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। ये भारत आया था 1928 में, ये भी आपको याद रखना है। और यही रिपोर्ट आगे 1935 में, कब? 1935 में जो है यही रिपोर्ट आगे चल के आपकी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, यही आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1935 का, तो यह भी याद रखिएगा। आगे, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ किसके तहत? देखो, जब देश आजाद हुए तो उसमें बंटवारा हुआ। बंटवारा में यह कहा गया कि जो जहां पर रहना चाहे, भारत या पाकिस्तान जिसके साथ रहना चाहे जा सकता है ना। कई कारण थे, एक तो उसकी लोकेशन ठीक होनी चाहिए, दूसरा अगर जनता वहां की चाहती है तो ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कारण थे, जैसे लोकेशन है, जनता है, और आपस में जो जहां रहना चाहता है वहां। ठीक है, तो ऐसे में हुआ ये कि हैदराबाद एकदम भारत के बीचों बीच में, जैसे मान लो ये भारत है, हैदराबाद है, ये है ना, ये वाला हिस्सा है हैदराबाद। अब ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान में जाएंगे, या तो इधर से चले जाओ या इधर बंगाल, कि हम यहाँ जाएंगे। हो ही कैसे सकता है? मतलब ये देश जगह हमारी, ये हमारी, मतलब 1 2 और कुल मिला के 3 देश बना है ना, वो वाली बात थी, तो मना किया गया। और यहाँ की जनता भी नहीं चाहती थी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ शामिल हो, ये चाहती थी भारत में ही रहने का, है ना। इसके चलते यहाँ के जो निजाम थे वो मान नहीं रहे थे, तो ऐसे में इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन करना पड़ा, सैन्य ऑपरेशन करना पड़ा। और सैन्य ऑपरेशन से ऑपरेशन पोलो, सैन्य ऑपरेशन कौन सा था? वो था ऑपरेशन पोलो, जिसके कारण हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कहने का मतलब ये है, सुदूर पश्चिमी बिंदु मतलब ये कौन सा है, कहां पर है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, राजस्थान या गुजरात, और ये पूर्व। बताओ जरा कौन सा एक है? देखो, जब भी देशांतर देखते हैं और भारत को लेकर देखेंगे तो हमेशा पश्चिमी पूरब ही आता है। क्या आता है? पूरब, पश्चिम नहीं आता। कहने का मतलब ये है, जो 0 डिग्री देशांतर है ये ब्रिटेन से जा रहा है, तो ब्रिटेन का इस ओर का पूरब है और इस ओर का पश्चिम है। हम ब्रिटेन के पूर्व में हैं, हम कहां हैं? ब्रिटेन के पूर्व में, तो पश्चिम वाला मामला तो है नहीं। रही बात इसमें, तो ये गुजरात, सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात में, तो ये हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी। ठीक, आगे,
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? इनमें से कौन सा एक देश है जिसकी सीमाएं नेपाल, भारत और किससे? चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड चाइना? तीनों से मिलती हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा इन तीनों से मिलती है? देखो, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है म्यांमार से और चाइना से, ठीक है। मेघालय जो है इसकी मिलती है बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल जो है ये मिलती है नेपाल से, ये मिलती है भूटान से, पर चाइना से नहीं मिलती। सिक्किम को देखा जाए तो सिक्किम मिलती है नेपाल से, इधर भूटान से और ऊपर चाइना से। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि सिक्किम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम तीनों से मिलता है, ठीक है। आगे, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इनमें से कौन सी 2 पर्वत श्रेणियां हैं जिनके मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख, जास्कर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। जो 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर, इनमें से कौन सी 2 पर्वत श्रेणियां हैं जिनके मध्य में कश्मीर घाटी जो है ये स्थित है? ये पूछ रहा है। कश्मीर घाटी है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। किसके? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये है, तो ये याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? ये है तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश। इसका ये जो तट है इसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण। देखो, ये वाला गोवा और कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं कोंकण, ठीक है। कर्नाटक से नीचे केरल तक का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं मालाबार, ठीक है। क्या बोलते हैं? मालाबार। आंध्र प्रदेश से और ऊपर पश्चिम बंगाल का तो जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार, इसे बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है आपका कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक का जो एरिया है, ये जो तट है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कोरोमंडल, ये याद रखना। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? इनमें से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी जो हैं ये मिलती हैं? तो याद रखिएगा ये मिलती हैं देवप्रयाग में। कहां पर? ये मिलती हैं देवप्रयाग में, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। उसके बाद से ये कहलाती है गंगा। क्या कहलाती है? इसके बाद से ये कहलाती है गंगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? इनमें से कौन सा जलप्रपात है जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है चित्रकूट प्रपात को। है कहां पर ये? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में चित्रकूट प्रपात, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसे नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू। हु प्रिसाइडेड ओवर द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? राजेंद्र प्रसाद ने ध्वज समिति या झंडा समिति जो है इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। प्रांतीय संविधान सभा की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जो है आपका जो मौलिक अधिकार है उसकी अध्यक्षता भी की थी। मौलिक अधिकारों की एक उप समिति है, इसकी एक उप समिति थी, इसकी अध्यक्षता की है जेबी कृपलानी ने। किसने? जेबी कृपलानी ने, ठीक है। ये याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इनमें से किस देश से ली है? संविधान की प्रक्रिया जो है ये भाग 20 में आर्टिकल 368 में वर्णित है, ठीक है। भाग 20 और आर्टिकल 368 में ये वर्णित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी तो किस देश से हमने इसे लिया है? हमने इसे लिया है दक्षिण अफ्रीका से। किससे? इससे हमने इसे लिया है कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से, ये याद रखिएगा, ठीक है। कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका। कनाडा से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघ की अवधारणा। सशक्त केंद्र के साथ संघ की अवधारणा हमने इससे ली है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रशिया से लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटी। जर्मनी से लिया है हमने आपातकालीन उपबंध।
आपातकालीन उपबंध हमने इससे लिए हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या कहता है? जो आर्टिकल 360 है वो क्या कहता है? जीवन का अधिकार 21A है, वित्तीय आपातकाल 360 है, संपत्ति का अधिकार 300A है, मौलिक कर्तव्य आपके 51A में है। क्या हो गया? बी। वित्तीय आपातकाल क्या है? व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड? क्या प्रोवाइड कराता है? आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आपातकाल की 3 अवधारणा है, 360 आपने देखी ली, एक 356 है जो है आपका प्रेसिडेंशियल रूल या जिसे हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल, और एक है आपका नेशनल इमरजेंसी, है ना, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। किसके? 352 के तहत, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, किसके तहत? 352 के तहत। ठीक, आगे। भारत के संविधान के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण किस अनुच्छेद में है? मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते? रोक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसके तहत है? यह है आपका आर्टिकल 15। क्या है? यह है आपका आर्टिकल 15, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, आगे याद रखिएगा। सुबह 6 बजे क्लास अश्विनी सर की है, 9:30 बजे क्लास मुकेश सर की है, 11 बजे क्लास मेरी है। ठीक है, 2 बजे क्लास भी मेरी है जो अभी चल रही है आपकी। ठीक है, 4 बजे क्लास है निखिल सर की, 5 बजे क्लास है विकास सर की हिंदी की, 6 बजे अश्विनी सर की, और 8 बजे मैथ और रीजनिंग आपकी अपने अजय सर की। फिर इन द ब्लैंक संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया है। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो यह है 73वां, है ना, 73 और 74, 1993, है ना, 93 ये है ग्राम पंचायत, ये है नगर पंचायत। 74 क्या है? 74 है आपका नगर पंचायत, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। भारत में संघ का निर्माण करना एक फिल इन द ब्लैंक्स है। भारत में संघ का निर्माण करना क्या है? मौलिक अधिकार है, मतलब आप संघ का निर्माण कर सकते हैं। कानूनी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या आपका संवैधानिक अधिकार है? क्या अधिकार है ये पूछ रहा है। क्या है? पूछ रहा है संघ का निर्माण करना क्या है ना, संघ का निर्माण करना क्या है ये पूछ रहा है। संघ का निर्माण करना क्या है? तो याद रखिएगा, संघ का निर्माण करना जो है ये है मौलिक अधिकार। क्या है? ये है मौलिक अधिकार, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सौर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है? उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सौर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल, चश्मे, या आपका दर्पण? क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो सौर कुकर होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सूर्य की किरणें जब सौर कुकर पर पड़ती हैं, उसके बाद जो किरणें हैं वो एक जगह इकट्ठी होती हैं, है ना, जिससे कि जो कुकर है वो गर्म हो सके, तभी तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। किरणें अगर एक जगह इकट्ठी होंगी, क्या होता है जब आप वो होता है ना जिससे आग लगाते हैं, लेंस होता है एक, है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसका नाम, मैं भूल गया हूं। तो उस पर क्या, उस पर किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और फिर कागज जल जाता है। आपने कई बार देखा, पत्ता भी जल जाता है ना। तो वही है, उसी तरह से इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें प्रयोग किया जाता है दर्पण का। किसका? मिरर का। कमेंट में लिखकर बताओ किस टाइप के मिरर का। उत्तल, अवतल, किस टाइप के मिरर का? लेंस का नहीं, किस प्रकार के मिरर, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है पशुओं में, मनुष्यों में, हम सब में, वो कौन सी है? दोनों में होती है। छोटी माता, खसरा, एंथ्रेक्स और मलेरिया, इनमें से कौन सी बीमारी है जो दोनों में होती है, पशुओं में भी और मनुष्यों में भी? कौन सी बीमारी है इनमें से एक? तो देखो, खसरा मनुष्यों को है, छोटी माता मनुष्यों में होती है, मलेरिया मनुष्यों में होता है, पर एंथ्रेक्स ये दोनों में है। बैक्टीरिया के कारण जो एंथ्रेक्स होता है ये दोनों में होता है। ठीक है, आगे। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, फफूंद है, या शैवाल है? द माइक्रोब नेम्ड लैक्टोबैसिलस इज आ, क्या है ये पूछ रहा है। क्या है ये? तो याद रखिएगा, ये है बैक्टीरिया या जीवाणु। क्या है? ये है बैक्टीरिया या जीवाणु, तो ये याद रखना। मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भारत के पाचन में सहायक होता है?
सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, है ना, और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मानव आमाशय, हमारा जो आमाशय है उसमें इनमें से कौन सा एक है जो भोजन पचाने में सहायता करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, कौन सा एक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन में साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन और नियॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड टू इनेबल देम टू रीड द कंटेंट एट नाइट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 27, बताओ, है ना। पठनीयता सक्षम रखने के लिए इनमें से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो साइन बोर्ड है ना, साइन बोर्ड आपने देखा होगा, रात होगी ना और जब उस पर लाइट लगेगी, है ना, तो वो ना दिखने लगते हैं, है ना, मतलब कहने का ना हल्के फुल्के। कई बार होता है रात में कोई चीज चमक रही होती है कि हमें बोर्ड, साइन बोर्ड ठीक से दिखाई देते हैं, तो उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड टू इनेबल देम टू रीड द कंटेंट एट नाइट, मतलब नाइट में भी उस पर जो कंटेंट लिखा होता है वो आपको दिखाई देता है, क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए जो का मतलब कौन सी एक गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है नियॉन। कौन सी, नियॉन। नियॉन एक अक्रिय गैस है, ये याद रखिएगा, और एक अक्रिय गैस है रेडॉन, जिसका उपयोग कैंसर उपचार में करते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट में लिखो। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। इनमें से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। रुधिर रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर ट्रीटेड, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें उपचार के लिए इनमें से कौन सा एक है जिसके द्वारा उपचार कर सकते हैं, मतलब इनमें से कौन एक स्पेशलिस्ट है उसका ये पूछ रहा है। कौन स्पेशलिस्ट है, तो याद रखिएगा ये है आपका पल्मोनोलॉजिस्ट। कौन, पल्मोनोलॉजिस्ट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, फिल इन द ब्लैंक्स युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। पारा, निकेल, चांदी या कोबाल्ट। फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस एलॉय इज कॉल्ड फ्यूजन। मरकरी, निकेल, सिल्वर या कोबाल्ट। कौन सा एक हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ए यानी कि पारा यानी कि Hg, है ना। ये याद रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर पर किस में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है। मिश्र धातु है, मिश्र धातु है इसलिए संलय कहते हैं। संलय मतलब फ्यूजन, मतलब मेल, है ना। कौन सा एक है, पारा। कौन सी एक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी पारा। अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन सा अम्ल है जो अंगूर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक, लैक्टिक, टार्टरिक, एस्कॉर्बिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मेनली फाउंड इन ग्रेप्स, इनमें से कौन सा एक है जो अंगूर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक, लैक्टिक, टार्टरिक और एस्कॉर्बिक। कौन सा एक पाया जाता है, तो याद रखिएगा इनमें से जो एक अंगूर में पाया जाता है यह हो जाएगा आपका टार्टरिक। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका टार्टरिक, ये याद रखिएगा। आपका देखो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का नाम है। किसका है, ये है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये याद रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक, ठीक है। लैक्टिक किस में पाया जाता है, अच्छा एक बात बताओ, लैक्टिक किस में पाया जाता है। एक होता है आपका फार्मिक एसिड, है ना। फार्मिक एसिड जो है ये जब चींटियां काट लेती है ना तब आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जब चींटियां काट लेती हैं तब ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें से किसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है, तो याद रखिएगा यह माना जाता है विषाणु, वायरस को। किसको, विषाणु या वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे, ठीक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यानी कि आरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये किस श्रेणी में है, सहकारी में है, कोऑपरेटिव में,
कमर्शियल में है या स्मॉल फाइनेंस में है या पेमेंट बैंक में? किस श्रेणी में ये आते हैं? तो याद रखिएगा ये आते हैं वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक में, वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंक में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना फिल इन द ब्लैंक्स में हुई थी। इनमें से कब जो है पहली आर्थिक जनगणना यहां पर हुई है भारत में? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है ये हुई है 1977 में। किसमें? ये हुई है आपका 1977 में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पहली जनगणना भारत में हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में। रेगुलर हो रही है या नियमित रूप से हो रही है 1881 से। किससे? 1881 से, तो ये याद रखिएगा। उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से ऋण लेते हैं? उप प्राथमिक उधार दर, वैधानिक उधार दर, प्राथमिक उधार दर, बैंक दर। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई टू मीट देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 34। उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक साख आवश्यकताओं के लिए, मतलब आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेने जा रहे हैं छोटे छोटे बैंक, तो ये जिस रेट पर लोन लेते हैं उस रेट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है बैंक रेट, तो ये याद रखना। आगे, संगीत के दिग्गज पंडित रवि शंकर जिन्हें 1999 में क्या मिला है? भारत रत्न। क्या मिला है? भारत रत्न, तो ये याद रखिएगा। किससे संबंधित थे? तो ये थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से, बीना। ठीक है, ठीक। ठीक, वादन को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? इसे देख लेना, वादन को क्या कहेंगे? प्ले, बजाना मतलब प्ले होता है वो, हो सकता है वो कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था? 1958 में इंग्लिश चैनल को पार किया था तैरकर। इनमें से कौन है वो? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 1958? कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके बी यानी कि मिहिर सेनो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि मिहिर सेनो, तो ये याद रखिएगा। ठीक, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है एन अनसुइटेबल बॉय? संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, विक्रम भट्ट। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल एन अनसुइटेबल बॉय? अनसुइटेबल बॉय जो है ये इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? ये है करण जौहर की। किसकी? करण जौहर की आत्मकथा का ये शीर्षक है, तो ये आपको याद रखना है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये जो है कब आया था? इन विच ईयर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड? है ना, कब आया था? ये आया था 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष के आरंभ में की गई थी? इनमें से कौन सा वर्ष है जब ये आरंभ हुई थी? इन विच ईयर द प्राइम मिनिस्टर्स पुअर वेलफेयर स्कीम वाज स्टार्टेड? ये हुई थी 2016 में। कब स्टार्ट हुई है? ये हुई है 2016 में, तो ये याद रखिएगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया? व्हेन वाज द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट द्वारा यह कब पास किया गया था? तो याद रखिएगा पार्लियामेंट द्वारा इसे 2003 में पास किया गया। कब? 2003 में, तो ये याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। इस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। उम्मीद करता हूं पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, जो कुछ भी आपको नया मिला होगा आपने लिख लिया होगा। लिखना चाहिए जरूर, जब तक आप लिखेंगे नहीं आप इसे अपने एग्जाम तक नहीं लेके जा सकते। याद रखिएगा बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच है आपका, 100% सिलेक्शन के लिए इससे जुड़िएगा। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन मिलेंगे। सारी क्लासेस एकदम बेसिक से कराई जाएंगी। चंडीगढ़ पुलिस के लिए केसरी बैच है, इसके साथ जुड़ जाइए। ठीक है, श्योर सिलेक्शन बैच है CHSL के लिए, स्पेशल बैच है CRPF टेक्नीशियन और ट्रेडमैन के लिए। ठीक, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास चलती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी GS 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है,
कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके अगर आप एसएससी मेकर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको ये ऐप मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम भी एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं, और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं आप सबको। ठीक है, और ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ें। ठीक है, क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा। पेन पेपर लेकर आप बैठे ही होंगे, जो कुछ भी नया मिला हुआ आपने उसे लिखा जरूर होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखना, और लिखकर नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन भी प्रॉपर करते रहिए। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।